गुड मॉर्निंग। पिछले यूनिट में हमने शिक्षा के समकालीन मुद्दे पढ़ा था। इस यूनिट में हम शिक्षा के राजनीतिक एवं संवैधानिक संदर्भ पढ़ेंगे। ठीक है, यह है तीसरा यूनिट। इससे पहले हमने दूसरा यूनिट पर डिस्कस किया था। पहले हम यूनिट को समझ लेते हैं। यूनिट 3 है या तीसरा है हमारा शिक्षा के राजनीतिक एवं संवैधानिक संदर्भ। इसका ये मतलब है कि भारतीय जो शिक्षा व्यवस्था है या बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है, यह दरअसल कह लें कहीं भी किसी भी देश की जो शिक्षा व्यवस्था है वो एक जो शिक्षा है वहाँ की या शिक्षा व्यवस्था है वो एक राजनैतिक तत्व या अवधारणा भी होता है। अब कैसे होगा ये हम आगे जानेंगे, लेकिन इसको इतना समझ लें, इस यूनिट का ये तात्पर्य है कि शिक्षा एक राजनैतिक अवधारणा भी है। और इसकी जब ये राजनैतिक अवधारणा है तो संविधान में तो ऐसे राजनीतिक अवधारणा हो या ना हो, संविधान में सबका जिक्र किया गया है। तो इसको भी लेकर संविधान में कुछ प्रावधान किए गए हैं, वो हम आगे जानेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं यूनिट का ये मतलब है। अब इसके बाद है राज्य, लोकतंत्र एवं शिक्षा, इसका पहला पार्ट है। अब इसके बाद जो है ना, हम S2 पे जो संज्ञान सीखना एवं बाल विकास है उसको लाने का कोशिश करेंगे। उस पर वीडियो आएगी। S1 ये, इसके बाद बहुत कम ही उम्मीद है कि इस पर आ पाएगा। चलिए, चूँकि फिर समय नहीं है, एग्ज़ाम करीब आ गया है। ठीक है, राज्य, लोकतंत्र एवं शिक्षा भारतीय संविधान के संदर्भ में। देखिए, राज्य, लोकतंत्र एवं शिक्षा, इन सबको जानना है किसके मद्देनज़र? भारतीय संविधान के मद्देनज़र। अब देख लेते हैं हम राज्य। सबसे पहले राज्य, यहाँ पर दो दृष्टि से देखिए, राज्य या देश, जो हम लोग पोलाइटी बोलते हैं या जो राजनीतिक अवधारणा, जैसे कि कह लीजिए भारतीय राज्य व्यवस्था या राज्य व्यवस्था, तो राज्य या देश जो व्यवस्था है यहाँ की, उसके बारे में, तो खैर उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, राज्य क्या है? राज्य अथवा देश के 4 बुनियादी तत्व होते हैं। बुनियादी या आधारी या बेसिक एलिमेंट कहने का मतलब है जहाँ क्षेत्र या भूभाग, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता, ये चारों तत्व मौजूद होगा, वो देश या फिर राज्य की श्रेणी में आएगा। ठीक है, ये समझने के लिए हम बना दिए हैं। ऐसा इसको आप किसी और तरह से भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये एलिमेंट 4 ही रहेगा। अब इसमें देख लेते हैं क्षेत्र या भूभाग क्या है। जहाँ पर जीवन संभव हो, ठीक, जहाँ पर व्यक्ति रह सके। जनसंख्या कहाँ क्या हो जाएगा? व्यक्तियों की संख्या। जहाँ क्षेत्र होगा वहाँ जनसंख्या होगी ही होगी। उसके बाद सरकार है। जब ये क्षेत्र होगा, जनसंख्या होगी, तो सरकार की तो वहाँ आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी, है ना। उसको चलाने के लिए वहाँ की जो सत्ता होगी उसका निर्वहन करने के लिए सत्ता को संभालेगा कौन? उसके बाद है फिर संप्रभुता। संप्रभुता है अपने कह लीजिए अंदरूनी तथा बाहरी मामलों में निर्णय लेने की शक्ति। जैसे भारत है, भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। संविधान की प्रस्तावना में आपने देखा होगा। तो है क्या, भारत अपने अंदर जो भी कुछ फैसला करता है वो किसी देश से प्रभावित नहीं होता है, ठीक, ना ही वो किसी देश के दबाव में कोई फैसला लेता है ना। तो एक संप्रभु राष्ट्र, हम खुद को भी इस तरह से देख लेते हैं। यदि हम कोई निर्णय लेते हैं, हम भी स्वतंत्र हैं, नहीं किसी भी प्रकार के निर्णय लेने के लिए जो चाहे कर सकते हैं, क्योंकि हम आज़ाद हैं। जब आज़ाद नहीं थे 1947 से पहले, हम संप्रभु नहीं थे, है ना। तो बस यही है। इसके बाद हम देखते हैं क्या है हमारा। अच्छा, एक बात, सरकार के बारे में पिछले वीडियो में भी हमने बताया था। अच्छा, सरकार जो है इसका भी 3 पार्ट होता है ना। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका में आ जाता है, वैसे ही सबका ज़रूरत पड़ने वाला है नहीं, लेकिन हम बता दे रहे हैं। विधायिका, कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। इसके बारे में थोड़ा एक लाइन हम बता देते हैं सिर्फ काम के लिए। विधायिका है जो कानून बनाता है सरकार के अंदर, कार्यपालिका जो लागू करता है, और न्यायपालिका है क्या, उसके ग्राउंड लेवल पे जो कमी बेसी होता है क्षेत्रीय स्तर पर, उसको क्या करता है, ये दूर करता है। ठीक, अब इसके बाद है राज्य के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं।
किसी भी राज्य अथवा देश का अपना संविधान होता है ना। हमारे भारत का एक संविधान है, उसी के अनुरूप भारत की राज्य व्यवस्था संचालित होती है, जिसके अनुरूप ही उस देश की राज्य व्यवस्था संचालित होती है। ठीक। अच्छा, राज्य व्यवस्था क्या है देख लीजिए। राज्य व्यवस्था कोई भी जो देश है उसके जो देश की व्यवस्था है वही उसकी राज्य व्यवस्था है ना, संचालित होती है। अब जैसे भारत है तो भारत में लोकतांत्रिक शासन है, तो यहाँ की राज्य व्यवस्था लोकतांत्रिक है, लोकतांत्रिक प्रकार की है। इसी का जो वृहद क्षेत्र है, अब उसमें यहाँ पर राज्य व्यवस्था यहाँ उस प्रकार से संचालित होगी। कहीं अगर राजतंत्र है तो वहाँ की व्यवस्था राजतंत्र के रूप में संचालित होगी। ठीक है। अब इसके आगे हैं, हमने लिख भी दिया है, विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न प्रकार की राज्य व्यवस्था उसकी सरकार के मुताबिक तय होगी। सरकार के बारे में हमने ना पिछले एक वीडियो में भी बताया है, सत्ता सरकार और ऐसे कुछ करके है वीडियो, उसमें भी आप देख सकते हैं। सरकार के बारे में अच्छी तरह से बताया, लगभग 10 प्रकार पर हम दिखाए थे। तो सरकार में भी गणतंत्र है, राजतंत्र है, लोकतंत्र है। तो उस जिस प्रकार की सरकार रहेगी, सरकार का स्वरूप रहेगा, उसी के मुताबिक क्या होगी, वहाँ की उस देश की या उस क्षेत्र की या उस राज्य की राज्य व्यवस्था तय होगी। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुरूप किसी भी राज्य या वहाँ की व्यवस्था का अपना कर्तव्य, जो वहाँ की व्यवस्था है या देश या राज्य है, भारतीय संविधान के अनुसार जो राज्य है उसका अपना या फिर जो वहाँ की व्यवस्था है वो अपना उसका उस व्यवस्था में उसको एक कर्तव्य है, उसका खुद का कर्तव्य है, अधिकार है ना, स्वरूप है, स्वरूप आदि है, उसका अपना अधिकार है। वो अपने कुछ संविधान के अनुरूप संविधान उसको दिया है, प्रदान किया है। ठीक। अपना एक कर्तव्य है, अपना एक स्वरूप है जो कि उसको सबसे अलग बनाता है, एक रचनात्मक बनाता है, एक पहचान देता है। इसके बाद है, एक लाइन से हम पढ़ देते हैं फिर भी, किसी भी राज्य या वहाँ की व्यवस्था का अपना कर्तव्य, अधिकार तथा स्वरूप आदि होता है। इसके बाद देख लीजिए, कर्तव्य के रूप में ये संविधान के अनुरूप हम एक परफॉर्मा दे दिए हैं, क्या कह लेते हैं इसको, एक स्वरूप दे दिए हैं कर्तव्य का। इसके अलावे भी और भी हो सकता है, वो आप जानकारी के लिए बस रख लीजिए, ज़्यादा आने वाला है नहीं। कर्तव्य, राज्य के लोगों के लिए उचित शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना। ठीक। और समतामूलक समाज की स्थापना करना, ये किसका कर्तव्य है, राज्य अथवा देश का कर्तव्य है ये। अब देख लीजिए एक बार, शिक्षा में कौन सी शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराएगा, वो 6 से 14 वर्ष की। ठीक है। इस शिक्षा को क्या बोलेंगे, प्रारंभिक या प्राथमिक शिक्षा बोलेंगे, है ना, प्रारंभिक या प्राथमिक शिक्षा, प्रारंभिक या प्राथमिक शिक्षा बोलेंगे, या प्राथमिक शिक्षा, प्रारंभिक या प्राथमिक शिक्षा बोलेंगे। ठीक। इसके बाद उस पर ही जोर दिया जाता है। क्यों दिया जाता है इसको हम आगे देखेंगे, आगे दिमाग में रहा तो इसको हम बताएंगे जरूर, चूँकि आगे आने वाला है टॉपिक। इसके बाद है अधिकार में क्या है, भारत के जितने भी राज्य हैं सभी के अनुसार, बिहार हो, असम हो या फिर कोई भी राज्य हो, सबको उतना ही अधिकार प्राप्त होगा जितना अन्य राज्य को, केंद्र शासित को छोड़कर। सभी राज्य अपने को जैसा सामाजिक कह लीजिए, राजनीतिक कह लीजिए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, जो न्याय के 3 प्रकार हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये सभी प्रकार के न्याय उसे प्राप्त हैं। इसमें जो भी अधिकार में कह लीजिए चुनाव लड़ने का या फिर जो भी हो अपने देश, अपने राज्य को प्रस्तुत करने का, सारे अधिकार उसे प्राप्त हैं। भारत के सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेश को छोड़ कर लिखा है हमने को। अब जिस तरह जैसे देखिए जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इन सब को जो अधिकार है वो हमारे बिहार को नहीं है ना, जो बिहार को है वो उसको नहीं है। तो सभी राज्य केंद्र शासित को छोड़कर एक समान अधिकार सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी क्षेत्र में प्राप्त है। अच्छा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये तीनों न्याय के भी प्रकार हैं। न्याय के ये 3 प्रकार ही संविधान में दिखाए गए हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। एक बार इस पर भी बात कर देते हैं आगे। ये तो सामाजिक है क्या, समाज में हम अमीरी गरीबी हो गया। ठीक। अमीरी गरीबी नहीं, सॉरी, अमीरी गरीबी आर्थिक में आ जाएगा। ठीक ना। सामाजिक में है क्या, ऊंच नीच आ गया, सबको समान अधिकार, हम किसी भी सामाजिक दृष्टि पर किसी को
छोटा बड़ा नहीं कह सकते हैं, सभी को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। यही सब आ जाएगा सामाजिक में। सामाजिक दृष्टि से जिस तरह से हम देख लेते हैं, छोटे जात बड़े जात, जातिगत दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, इन सभी से हम विभेद नहीं कर सकते, सबका समाज में समान अधिकार है। आर्थिक हो गया अमीर गरीब, सुविधा संपन्न सुविधाहीन। राजनीतिक हो गया सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, मतदान करने का अधिकार है। ठीक, चलिए न्याय की 3 प्रकार भी हो गया। अब इसके बाद है कि सरकार जो है शिक्षा के क्षेत्र में, चूँकि हमको इसलिए ये जो यूनिट है उसको देखना असल में है शिक्षा के ही क्षेत्र में, क्योंकि शिक्षा एक राजनीतिक अवधारणा है और इसी के संविधान के अनुरूप इसको हमें देखना है। तो यहाँ जो है अब हम भारतीय शिक्षा जो बिहार है या फिर राज्य, किसी भी राज्य में, खास करके हम यहाँ बिहार में देखेंगे, तो उसके अलावे अधिकार के अलावे योजना चलाती है सरकार, है ना। जिस तरह बिहार में सर्व शिक्षा अभियान चल रहा है, मध्याह्न भोजन चलाती है, ताकि प्रारंभिक शिक्षा को एक रूप दिया जा सके। यहाँ यदि आप देख लीजिए फॉरेन कंट्री में या अमेरिका वगैरह में होता क्या है, प्रारंभिक शिक्षा को ज़्यादा मजबूत किया जाता है, क्योंकि यदि वहाँ से मजबूती मिल जाएगा तो फिर आगे जो है बच्चा खुद में इतना स्टेबल हो जाएगा कि वो एक खुद में अपनी परिस्थिति का चुनाव कर सकेगा, अपने भविष्य के बारे में सोच सकेगा, है ना। सर्व शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन, छात्रवृत्ति, बिहार शिक्षा परियोजना। सर्व शिक्षा अभियान वही है जैसे कस्तूरबा, इस सबको भी शामिल कर लिया गया है इसमें। सर्व शिक्षा अभियान में है क्या, शिक्षा के लिए बहुत से आसान उपाय किए गए हैं ताकि कोई भी आसानी से शिक्षा उपलब्ध शिक्षा प्राप्त कर सके। इसके बाद है इसका स्वरूप कैसा होना चाहिए, संविधान के अनुरूप लचीला होना चाहिए। ये सब संविधान के अनुरूप हम बता रहे हैं, हो सकता है यह होगा। स्वरूप लचीला होना चाहिए ताकि कोई भी ढल सके, इसमें अनुकूलित हो पाए। इसके बाद है लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या है, एक प्रकार की ये शासन व्यवस्था है। अब एक बात बताइए, आपने पढ़ा होगा ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, मतलब लोकतंत्र जनता का शासन है, जनता के लिए शासन है और जनता के द्वारा चलाए जाने वाला शासन। तो एक बात बताइए, क्या जनता जो चाहेगी वही होगा? ये तो है, लेकिन संविधान ने इसका जो क्या लेते हैं अधिकार है उसको अधिग्रहित कर दिया है, मतलब कंट्रोल है संविधान के द्वारा लोगों के अधिकार पे। वरना अगर ऐसा नहीं होता तो लोग जब चाहती सरकार बनाती, जब चाहती सरकार गिराती। और वैसे भी जो भारत है यहाँ अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। लोकतंत्र के भी 2 प्रकार हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में होता क्या है कि जो लोग है, जो जनता है, वो नियम कानून सब में अपना चुनाव करती है, सीधे चुनाव करती है, बीच में कोई प्रतिनिधि नहीं होता है। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में है क्या, प्रतिनिधि होता है, बीच में मीडिएटर होता है। लोकतंत्र क्या है, यह एक प्रकार की शासन व्यवस्था है जो जनता के द्वारा संविधान के साथ समझौते से चलता है। हमने एक संविधान के साथ समझौते से समझने के लिए बना दिया है, वरना संविधान के मद्देनज़र ही चलता है लोगों के द्वारा ही, क्योंकि जनता ही सरकार को चुनती है ना। जब चाहेगी वो प्रतिनिधि का चुनाव करके उसको फेरबदल भी कर सकती है, क्योंकि वो तो दरअसल प्रतिनिधि का ही चुनाव करेगी। अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो वहाँ पर है क्या कि वहाँ पर फिर सांसद की बात आ जाएगी। तो हम जनता जो है वो सिर्फ सांसद का चुनाव कर सकती है। यही है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। लोकतंत्र में शिक्षा व्यवस्था को किस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है ये देखना है ना। लोकतंत्र के मुताबिक राज्य के प्रत्येक लोगों को शिक्षित करना, है ना, उसे शिक्षा से जोड़ना। अच्छा, ये क्यों किया गया है? ताकि लोकतंत्र की जो व्यवस्था है क्या, लोकतंत्र में जब तक शिक्षित नहीं होंगे लोग तब तक लोकतंत्र जो शासन है वो सही से नहीं चल पाएगा। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र के अनुरूप जो अधिकार, कर्तव्य, अपनी जो शैली है, स्वरूप है, उसको नहीं समझ पाएंगे लोग, जनता। इसलिए वो है क्या कि लोकतंत्र में लोगों को शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। लोकतंत्र के मुताबिक राज्य के प्रत्येक लोगों को शिक्षित करना, उसे शिक्षा से जोड़ना
राज्य का कर्तव्य है। इसीलिए राज्य सरकार या केंद्र सरकार बहुत सारी योजनाएं चलाती है, बहुत सारे आसान से आसान उपाय करती है ताकि लोग शिक्षा से जुड़ पाएँ, शिक्षा को समझ पाएँ, तभी हम एक विकसित रूप में उभर पाएंगे। क्योंकि जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे तो यह शासन व्यवस्था या लोकतंत्र का संचालन सुचारू ढंग से नहीं हो पाएगा। इसके बाद है शिक्षा। शिक्षा के बारे में हमने पहले बताया था कि यह एक राजनीतिक अवधारणा है। अब देखेंगे कैसे। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ प्रत्येक नागरिक को संविधान ने कर्तव्य तथा स्वयं की सुरक्षा एवं बचाव हेतु अधिकार प्रदान किए हैं, जिनमें शिक्षा का अधिकार भी सम्मिलित है। शिक्षा का अधिकार किस रूप में? प्राथमिक शिक्षा या प्रारंभिक शिक्षा के रूप में। हम एक बात शुरू में भी बोले थे कि इसको बताना है प्रारंभिक शिक्षा पर ही क्यों जोर देती है। किसी भी राज्य या देश का स्वरूप प्रारंभिक शिक्षा से ही तय होता है, इस बात को याद रखिए। हम यहाँ तक पहुँचेंगे जब और सीढ़ी यहाँ लगा हुआ है हमारा, अगर यही सीढ़ी टूटा हुआ हो तो हम यहाँ कैसे पहुँचेंगे? शुरू का ही 1-2 सीढ़ी अगर टूटा रहे तब तो हम नहीं ना पहुँच पाएंगे। भले आगे बहुत मजबूत सीढ़ी हो तो हम नहीं पहुँच पाएंगे यहाँ तक। लेकिन है क्या, यदि शुरू का 2-3 सीढ़ी भी मजबूत रहा तो हम जब यहाँ पहुँच जाएंगे तो यहाँ हम इस बांस को पकड़ उकर के किसी भी तरह से यहाँ हम पहुँच सकते हैं। तो उम्मीद है अब मेरी बातों को आपने समझा है। यही है, इस वजह से प्रारंभिक शिक्षा पर बल दिया जाता है, क्योंकि शिक्षा का स्वरूप प्राथमिक शिक्षा से ही तय होता है, किसी भी देश का स्वरूप। और कहा जाता है बच्चे देश के भविष्य हैं, इसी वजह से कहा जाता है। ठीक, ये हो गया। अब देख लेते हैं राजनीतिक संदर्भ। जो हम बता रहे थे, शिक्षा एक राजनीतिक अवधारणा है। कैसे? यह तत्व है, चूँकि शिक्षा के स्वरूप को कई प्रकार से राज्य की शिक्षा का जो स्वरूप है किसके द्वारा विकसित किया जाता है, डिसाइड किया जाता है या बनाया जाता है। देखिए कि राज्य में जो नीतियाँ लागू होती है वो हुआ नीति, संस्था आदि के द्वारा ही विकसित किया जाता है। इसलिए शिक्षा एक प्रकार की राजनीतिक अवधारणा अथवा तत्व है। ठीक ना, ये समझ लीजिए इस बात को। जो नीति का निर्माण किया जाता है या फिर जो व्यवस्था है उसका जो संचालन है किसके द्वारा होता है? संस्थाओं के द्वारा, नीतियों के द्वारा। समय समय पर नीतियाँ आती हैं, योजनाएं आते हैं, संस्थाओं द्वारा ही उनसे बनाया जाता है ना। इसलिए शिक्षा एक राजनीतिक तत्व। इसके बाद है, इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि किसी भी राज्य की शिक्षा का स्वरूप उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। अब राज्य की जिस प्रकार की प्रकृति है, यदि वो वहाँ की प्रकृति इस प्रकार से है कि वो बहुत विकसित राज्य है, तो वहाँ की शिक्षा का स्वरूप क्या होगा? बहुत अच्छा होगा, है ना। वो शिक्षा पर हमेशा बल देते रहेगी, विभिन्न प्रकार की रचनात्मक योजनाएं चलाएंगी, क्रिएटिव कह लीजिए कि कार्य करते रहेगा हमेशा, ताकि हमारे जो राज्य हैं, देश हैं, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था सुचारू ढंग से चलती रहे, है ना। उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है, किसी भी राज्य देश की प्रकृति पर उसकी शिक्षा का स्वरूप निर्भर करता है। अब संवैधानिक दृष्टि से देख लेते हैं। भारतीय संविधान ने 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा, सिर्फ निःशुल्क ही नहीं है, अनिवार्य भी है, फ्री में, और आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, ये अधिकार की व्यवस्था की है। इसे 2002 ईस्वी में 86वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A भाग 3 में जोड़ा गया तथा बच्चों को शिक्षा का मूल अधिकार प्रदान कर उसे स्पष्ट एवं सुनिश्चित कर दिया गया। इससे पहले भी था, अधिकार के रूप में नहीं था। इससे पहले बात होती थी लेकिन बात तक ही थी। इसके बाद जब संशोधन हुआ 86वां संशोधन 2002 ईस्वी में, तब इसे बजाबते मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स में इसे जोड़ दिया गया। वहाँ से ये बात सुनिश्चित हो गई। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद हम कोशिश करेंगे S2 पे आने का, S2 का वीडियो आएगा। जिनको PDF चाहिए होगा वो कमेंट कर दीजिएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।